न्यू स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेस्ट 9 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 12 से 25 पे चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में आप देखे थे कि टेस्ट 9 का क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 2-3 क्वेश्चन लगातार आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन के पीछे उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चन नंबर 12, 13, आई थिंक 14 ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव ये है कि चाहे ये यूपीएससी का परीक्षा हो चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो, मानव विकास पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत क्वेश्चन आता है। कभी यूएनडीपी का सूचकांक के आधार पे होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आता है, या पॉवर्टी यानी कि आपका यदि गरीबी उन्मूलन का भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ही बात हो जाती है मानव विकास का। आज दायरा बदल गया है। पॉवर्टी में डेफिनेशन का, इकोनॉमिक्स में अब जो परिभाषा होता है कि कैसे आप गरीबी को परिभाषित करेंगे, पहले कैलोरी पे होता था, अब होता है कि क्या आपसे वंचित किया गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो इसी का बहुत शुरुआती रूप हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ताकि आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, जो एडवांस क्वेश्चन होगा, उस समझने में आप लोगों की आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑन मेडिकल केयर बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शिक्षा पर निवेश से मानव पूंजी बनता है, प्रशिक्षण पर निवेश से मानव पूंजी बनता है, चिकित्सा और देखभाल पर निवेश से मानव पूंजी बनता है। अब देखिए, मानव पूंजी पे बात हुई है, ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि आपके घर में आपके माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे ताकि अच्छा से वो कोई काम कर सके, हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त करे ताकि वो एजुकेटेड हो, अपने करियर को बना सके। आपको कभी कंप्यूटर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो कभी यूपीएससी की पढ़ाई की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपके माता पिता सब कुछ देते हैं। क्यों देते हैं? कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बिटिया एक दिन अपना नाम रोशन करे, इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे, इस देश के समाज की वृद्धि में योगदान दे, और हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, और इस तरह से हर एक लोग सोचे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यही है कि मानव पूंजी कैसे बनता है? शिक्षा पर निवेश से मानव पूंजी बनता है। यस, इट इज करेक्ट। इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, ये करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। जितना आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण पे जितना पैसा खर्च किया जाएगा, एक अच्छे पर्सनालिटी के रूप में आप उभर आएंगे। और चिकित्सा और देखभाल, स्वस्थ। इफ यू लूज मनी यू लूज नथिंग, इफ यू लूज योर हेल्थ यू लूज समथिंग, एंड इफ यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। सो चिकित्सा, स्वस्थ मन और स्वास्थ्य शरीर जरूरी है। तो ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सभी विकल्प। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट हैव नेचुरल रिसोर्स बट हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इज टुडे क्लासिफाइड एज डेवलप्ड कंट्री? निम्नलिखित में से किस देश में प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भारत की तरह कौन से देश में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मानव विकास, मानव संसाधन में निवेश करने से आज उस देश को आप विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं? वो कौन सा देश है? तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो देश है जापान। तो 13 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है? विच अमंग द फॉलोइंग आर द 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी? देखिए, 3 अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब कोई आर्थिक क्रिया, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्ट
आपके नेचर से, प्रकृति से हो, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, फिशरीज, माइनिंग, खनन कार्य, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट, नेचर से वो प्रोडक्ट लेते हैं, नेचर से प्रोडक्शन होता है, प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं उत्पादन के लिए। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी आपके पास कॉटन है, कपास है, आप उससे कपड़ा बना दीजिए। आपके पास लोहा है, आप उसे स्टील बना लीजिए। आपके पास लकड़ी है, आप उसे फर्नीचर बना दीजिए। जहां उत्पादन हो रहा है और प्रकृति का जो उत्पादन है, प्राकृतिक उत्पादन जो है वो आपका रॉ मटेरियल, कच्चे माल का काम कर रहा है ना। जैसे स्टील फैक्ट्री में लोहा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लोहा आपको प्रकृति से मिलता है। कोई फर्नीचर का शोरूम है, सोफा है, बेड है, उसका कच्चा माल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, लकड़ी, जो आपको नेचर से मिल रहा है। तो इसको हम लोग विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, और अर्थव्यवस्था में इसका एक और नाम है सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र है टर्शियरी सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र। आप देखिए कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सेवा क्षेत्र है। आप सेवा दे रहे हैं अपने जो भी आप में मानव जो निवेश हुआ है, चाहे प्रशिक्षण का, चाहे एजुकेशन का है, चाहे स्वास्थ्य का, आज आप इस लायक हैं कि सेवा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, आईएएस ऑफिसर हुए, आईपीएस ऑफिसर हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, बैंक कर्मी हुए, ये सब सारे सेवा क्षेत्र में हैं। और देखा जाता है कि यदि कोई अर्थव्यवस्था विकसित हो रहा है, इफ द इकोनॉमी इज डेवलपिंग, तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान होता है जीडीपी में बढ़ते चला जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में जैसे जैसे आपका अर्थव्यवस्था डेवलप करेगा, विकसित होगा, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ते जाता है और प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान घटते जाता है। एक और नजरिया है प्राथमिक सेवा क्षेत्र को देखने के लिए। अमेरिका में जो सेवा क्षेत्र है, जो आपका सर्विसेज सेक्टर है, उसमें बहुत ज्यादा महिलाओं का अनुपात ज्यादा है पुरुषों से। मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर इन अमेरिका इज मोर देन मेल पॉपुलेशन। आज आप ऐसे भी देख लीजिए, पटना से बेंगलोर विकसित है, तो जितने नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन पटना में काम कर रही है, उससे ज्यादा फीमेल पॉपुलेशन आपको यदि प्रतिशत में निकालेंगे तो बेंगलोर में है। तो सेवा क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, वो भी आपके अर्थव्यवस्था का विकसित होने का एक मापदंड है। तो क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? दीज थ्री सेक्टर्स आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। निम्नलिखित में कौन सा किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी 14 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? मार्केट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। नॉन मार्केट एक्टिविटीज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये कौन सा सही है, ये क्वेश्चन है। हिंदी में पढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बाजार गतिविधियां, वेतन या लाभ के लिए आर्थिक क्रियाकलाप। गैर बाजार गतिविधियां, स्वयं की खपत के लिए उत्पादन। अब देखिए बिहार में जो हमारा कृषि अर्थव्यवस्था है, वो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था है। अंग्रेजी में बोलते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, जीवन निर्वाह। कहने का मतलब यहां पे उपज उतना ही होता है कि जितना अपने आप को हम लोग खिला सके। तो ये गैर बाजार गतिविधियां हो जाएगी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज होगा। सरकार बहुत सारी योजना बना रही है, सरकार का बहुत ज्यादा पहल है कि बिहार का कृषि क्षेत्र भी एक उद्योग के रूप में विकसित हो। कहने का मतलब है कि जिस दिन आपका खाद्यान्न का उत्पादन, फूड प्रोडक्शन आपकी जरूरत से ज्यादा हो,
तब आप उसको मार्केट में बेचेंगे भी, मैंने आपको प्रॉफिट होगा, एक तरह से वेतन मिलेगा। तो दो अर्थव्यवस्था में दो तरह की गतिविधियां होती है, एक बाजार गतिविधियां जो आप प्रॉफिट या लाभ के लिए करते हैं, और दूसरा है गैर बाजार गतिविधियां जो स्वयं की खपत के लिए उत्पादन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, फिर हम लोग मानव विकास की बात कर रहे हैं। विच सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ रेट ऑफ एनी कंट्री? कौन सा एकल कारक किसी भी देश की विकास दर को प्रभावित करती है? आप इसको देखिए, अपने परिवार को देख लीजिए। चलिए हम लोग परिवार में चलते हैं। आपके परिवार के पास, आपके परिवार में बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है, बहुत सारा जमीन है, जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत सारा धन है, आपके पास एक से एक तकनीक है कि तुरंत मशीन लगाएं और धान हो गया, मान के चलिए, वैसे है ना। आप लोग हल जोतते हैं, आपके पास ट्रैक्टर है, तो अच्छा से अच्छा तकनीक है आपके घर में। लेकिन आप यदि समझदार नहीं हैं, आप यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में दो ही चीज हो सकता है। एक, जो आपके माता पिता के द्वारा जो दिया गया है बहुत अच्छा स्थिति रहा तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, कोई इसमें वृद्धि नहीं होगा। या दूसरा विकल्प, संभावना यह होती है कि जो भी धन दौलत आपके माता पिता आपके लिए संचित किए हैं, और चूंकि आप पढ़े नहीं हैं, या उतना ज्ञान नहीं है, या उतनी समझदारी नहीं है, तो सारा धन चौपट हो जाता है। एक परिवार का उदाहरण, तो वही तो देश है। देश में बहुत सारा संसाधन है, देश में बहुत उपजाऊ मिट्टी है, अच्छे अच्छे तकनीक अमेरिका से मान लीजिए आ गए, अच्छे अच्छे तकनीक जापान से आ गए। भैया इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है तो उसका क्या फायदा? आपके यहां हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा, उसमें इक्विपमेंट है, मशीन है ऑपरेशन करने के लिए, बहुत सारा उस हॉस्पिटल में पैसा है, लेकिन जब अच्छे डॉक्टर नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? तो वही क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा एकल कारक किसी भी देश की विकास दर को प्रभावित करता है? प्राकृतिक संसाधन एक फैक्टर माना गया, एक कारण, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी या जनसंख्या की गुणवत्ता। यदि आपके पास जनसंख्या की गुणवत्ता है और सिर्फ यही है आपके पास, आपका देश में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। जापान देखिए एग्जांपल है। तो 16 का सही ऑप्शन है डी, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता। चलिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 17 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या की गुणवत्ता को मापने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी का उपयोग किया जाता है? यदि हम लोग बात करते हैं कि यहां का पॉपुलेशन बहुत अच्छा है, जनसंख्या में बहुत सारा गुण है, तो जनसंख्या बहुत सारा गुण है, तो किस आधार पे बोलते हैं कि किसी जनसंख्या का क्वालिटी बहुत अच्छा है, कहीं का पॉपुलेशन बहुत अच्छा है? किस आधार पे कहते हैं? एक आधार है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। साक्षरता दर यदि पढ़े लिखे हैं दूसरे जनसंख्या समूह के तुलना में अच्छा मानते हैं, तो पहला ऑप्शन लिटरेसी रेट सही है, साक्षरता दर सही है। दूसरा, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी व्यक्ति का स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। मान लीजिए किसी जनसंख्या में बहुत सारा आपके स्वास्थ्य सुविधा है नहीं, बीमारी बहुत ज्यादा है, और वहां का औसत आयु जो है 40 वर्ष है, तो 20 वर्ष तक वो जो सीखा बहुत अच्छा सीखा होगा, लेकिन उतना योगदान कितना देगा? 40 वर्ष तक ही देगा। और कहीं पे जनसंख्या की उम्र, औसत उम्र 70 साल है, तो 50 साल के बाद वो अपना एक्सपीरियंस, अनुभव लोग को बांटेंगे कि हम ऐसे सीखे, ऐसे काम करना चाहिए।
तो स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा भी महत्वपूर्ण है। तीसरा है स्किल फॉर्मेशन, कौशल निर्माण। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं आप, लेकिन कंप्यूटर जानते हैं? आपके पास बहुत पैसा है, क्या आप पेटीएम करना जानते हैं? तकनीक का इस्तेमाल करना जानते हैं? आप आईटीआई कर चुके हैं, लेकिन क्या ये बिजली का सर्किट बनाने आता है? तो स्किल फॉर्मेशन, कौशल निर्माण भी किसी भी जनसंख्या की गुणवत्ता को नापता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन डी है, ऑल द ऑप्शंस। डी है सभी विकल्प। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसी गुणवत्ता, जनसंख्या को गुणवत्ता के लिए यह सरकार का एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 18, जवाहर नवोदय विद्यालय आर अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेट स्कूल्स फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स इन इंडिया। बी ऑप्शन, स्कूल्स फॉर इकोनॉमिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, स्कूल फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, स्कूल्स फॉर डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स। क्या ये सारी चीज जवाहर नवोदय विद्यालय के सही है? चलिए हिंदी में देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्या सही है? क्या यह भारत में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए वैकल्पिक स्कूलों की एक प्रणाली है? हाँ या ना? हाँ है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कूल है? यस ये है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्कूल है? हाँ ये है। विकलांग छात्रों के लिए स्कूल है? हाँ ये है। तो सारा ऑप्शन आपका सही है। 18 का सही ऑप्शन है ई। चलिए अब हम लोग इसका डिस्कशन। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है एक तरह का सेंट्रल स्कूल है जो शिक्षा विभाग, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इसको चलाती है। और ये फुली रेसिडेंशियल है, मतलब ये पूरा हॉस्टल है। आपको रहना है तो हॉस्टल में ही रहना है। और को एजुकेशनल स्कूल, लड़के लड़कियां दोनों इसमें पढ़ती हैं। और ये एफिलिएशन होता है इसका सीबीएसई से। कितने क्लास से कितने क्लास तक पढ़ाई होती है इसमें? 6ठी क्लास लेके 12वीं क्लास तक। मीन्स यू हैव टू स्टडी हियर ओनली फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ये काम है कि जो भी आपके ग्रामीण इलाका है, रूरल एरियाज है, वहां पे टैलेंट को देखना, ऐसे बच्चों को ऐसा शिक्षा देना, ऐसा एजुकेशन देना कि इंडिया का बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल जैसा रहे। काफी बच्चे जिन जो कि आर्थिक रूप से अच्छे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए एक विकल्प का ये रास्ता है। और ये स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता है। और पूरे भारत में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय मिलेगा, लेकिन अपवाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं मिलेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का उपज है। उनके सोच का ये नतीजा है कि हम लोग को इस तरह का स्कूल भारत में मिला। और इस नए शिक्षा नीति के अनुसार राजीव गांधी जी के समय में हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का संकल्प लिया गया था और ऐसा हुआ भी। जो पहला जवाहर नवोदय विद्यालय खुला वो 1985-86 में, 1985-86 में खुला। और वो खुला आपके हरियाणा में, जगह है झाझर, और अमरावती महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट जवाहर नवोदय विद्यालय वॉज ओपनड इन द ईयर 1985-86 एट झाझर इन हरियाणा एंड अमरावती इन महाराष्ट्र। भारत का पहला जवाहर नवोदय विद्यालय 1985-86 में झाझर में खुला और साथ में ही अमरावती में, महाराष्ट्र में खुला।
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान? व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान? It is an Indian government program. Yes, it is an Indian government program, Government of India program. Aims at the universalization of elementary education. Yes, elementary education सबको मिले. Universalization मतलब सबको elementary education मिले. It is in tune with the 86th amendment to the Constitution of India. हिंदी में पढ़ देते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. सर्व शिक्षा अभियान क्या है? यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य बनाया गया है. यह भी सही है. यह भारत के संविधान के 86वें संशोधन के अनुरूप है. अब इसका बैकग्राउंड समझिए. देखिए, आपके संविधान में दो तरीके का अधिकार दिया गया है. एक है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार. फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार यह है कि यदि आपका अधिकार यदि हनन होता है तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं. और सरकार के लिए संविधान भी बोली है कि जैसे जैसे पैसा होगा तुम भारत के कल्याण के लिए काम करना. यह संविधान में कहा गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू मेक इंडिया इनटू अ वेलफेयर स्टेट. सबको शिक्षा हो, सबको रोटी हो, सबको मकान हो. तो इस तरह का कल्याणकारी अधिकार जो दिया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक कहते हैं, ये संविधान के भाग 4 में पार्ट 4 में दिया हुआ है. और मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं, ये आपका दिया गया है पार्ट 3 में, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में. दोनों में अंतर क्या है? यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के तहत सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और सरकार को मुजरिम बना सकते हैं, सरकार को कटघरे में कर सकते हैं. लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक अधिकार है, कल्याणकारी अधिकार है, जो कि संविधान बार बार भारत सरकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इसके गाइडलाइन से बार बार ये कहना चाहती है कि तुम इस तरह से काम करो. लेकिन इसमें यदि इस अधिकार यदि पूरा नहीं होता है तो आप इसको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं. क्यों खड़ा नहीं कर सकते हैं कटघरे में सरकार को? वो समझिए कि आपके माता पिता भी चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा से अच्छा पढ़ें, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा ना होने के कारण आपको वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल कॉलेज में ना पढ़ाएं. आप यदि बोले कि नहीं हमको हार्वर्ड में पढ़ना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन हो सकता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ जाना पड़ा. तो ऐसी बात नहीं है कि माता पिता नहीं चाहते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, लेकिन संसाधन के आधार पे ही ना. आपको पटना यूनिवर्सिटी पढ़ाएं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाएं, सब कुछ पैसे पे डिपेंड करता है. तो उसी तरह संविधान भी जानती है कि भारत सरकार यदि कल्याणकारी काम करेगा यहाँ के नागरिकों के लिए तो वो संसाधन पे डिपेंड है. उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर मिले. एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड for all children of India between 6 to 14 years of age. अब देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था जब आपका संविधान अस्तित्व में आया 1950 में. लेकिन अब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से इसको निकाल के मौलिक अधिकार बना दिया गया. अब आपके मौलिक अधिकार में एक नया आर्टिकल जुड़ गया है, अनुच्छेद जुड़ गया है, आर्टिकल 21A 21 का. और इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी. मीन्स चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age will get free and compulsory education. और ये जो संशोधन हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुआ, 86वें संविधान संशोधन से हुआ.
और इसी संशोधन के तहत ये जो आपका 6 से 14 ये जो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन है, इसी को कार्यान्वित करने के लिए, इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चालू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। थोड़ा सा और हम लोग जरा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान मीन्स मूवमेंट, इट इज अ मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। और ये प्रोग्राम, ये योजना चालू की गई थी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और उस समय यह बात हुई थी कि 2010 तक सारे बच्चों को 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिल जाए, लेकिन संसाधन और समय को देखते हुए यह समय आगे बढ़ाता गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। डिटेल में जैसे जैसे आपका टेस्ट आगे बढ़ेगा हम लोग और इसमें डिटेल लेके आएंगे। फिलहाल शुरुआत करने के लिए हल्का डिस्कशन। एक है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। यह है क्या कि भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए, मॉल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों का, हमारी जनसंख्या का हाइट अच्छा हो, वेट सही हो, जीवन प्रत्याशा बढ़े, इसके लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया था। तो 1 का सही ऑप्शन है सी। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको कि RKVI कहते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि भारत सरकार चाहती है कि राज्य सरकार का भी अपना एक पहल हो और राज्य सरकार स्थानीय लेवल पे ज़्यादा डिसीजन ले सकती है। तो खास करके कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपना कृषि क्षेत्र में ऐसा योजना बनाए ताकि कृषि एक उद्योग के रूप में विकसित हो, इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो और लोग इसमें इन्वेस्ट करें, निवेश करें। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का यही है, 2 का सही ऑप्शन है ए। तीसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये क्या है कि किसान जो हैं ऋण लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं अपने खेती के लिए, और जब मौसम खराब हो जाता है, फसल नहीं हो पाता है, तो ऋण चुकाने में वो लोग असफल हो जाते हैं। तो इसीलिए उनके फसल खराब ना हो, इसके लिए उनके फसलों का बीमा कराया जाता है और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको कवर किया जाता है। तो 3 का सही ऑप्शन है बी। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। eNAM is an online trading platform for which commodities in India? Agriculture, education, industrial, software. eNAM भारत में किन वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? तो ये कृषि के लिए है कि भारत के किसी कोना में यदि आप किसान हैं तो इस पोर्टल पर जाइए और अपने उत्पादन को, कृषि उत्पादन को बेचिए। तो 21 का सही आंसर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 22 ये ज्योग्राफी का है। Planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. पृथ्वी एक गोला नहीं है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा चपटा होता है और बीच में उभार होता है। देखिए जरा डायग्राम से, ये है आपका पृथ्वी। ये पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज ओब्लॉयड। ये गोलाब है। ये है उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। यहां पे आपको समतल मिलेगा, चपटा मिलेगा, है ना। इट इज फ्लैट एट द पोल्स, और बीच में आप देख रहे हैं ये उभरा हुआ है, जैसे कभी कभी पेट निकल जाता है ना। तो इसी तरह इट इज फ्लैट, इट इज बल्जिंग एट द इक्वेटर, बीच में ये उभरा हुआ है। तो इसी पे क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पृथ्वी एक गोला नहीं है, पूर्ण रूप से गोला नहीं है, सही है ना? इट इज नॉट अ स्फीयर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ये भी सही है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ा चपटा होता है और बीच में उभार होता है, ये भी आपका सही है। सही ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन 2 1 का कारण नहीं है। मतलब पृथ्वी का जो उभार है इसलिए नहीं है कि उत्तरी ध्रुव पे चपटा है, तो 1 और दोनों सही है। दोनों का जो तथ्य है कि उत्तरी ध्रुव चपटा हुआ है, दक्षिण ध्रुव चपटा हुआ है और बीच में उभरा हुआ है, ये तथ्य सही है। दे आर करेक्ट एट द फैक्ट्स, बट दे आर नॉट द रीजंस, एक दूसरे का ये कारण नहीं है। तो सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट सोर्स टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, हम लोग पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते हैं, गर्मी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 4 किलोमीटर से ज्यादा आप नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देखें? तो हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत से देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत से मतलब जैसे जैसे नीचे जाइएगा तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाइएगा प्रेशर बढ़ेगा, ये सब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स क्या हुआ? जो पृथ्वी के अंदर का सामान आपके पास आए, जैसे भूकंप, तो तरंग आता है, वेव्स आता है, तो उसको अध्ययन करने से आपको डायरेक्ट सोर्स है। ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें जो अंदर का, पृथ्वी के अंदर का मटेरियल बाहर निकलता था, आप उसको अध्ययन करते हैं, डायरेक्ट सोर्स है। लेकिन क्वेश्चन है कि जो ऑप्शन है इसमें से डायरेक्ट सोर्स क्या है? पहला है गहराई में वृद्धि के साथ तापमान दबाव का अनुमान। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जितने जितने गहरे में जाएंगे उतना ज़्यादा तापमान या प्रेशर या दबाव बढ़ते जाएगा, तो इनडायरेक्ट सोर्स है। गहराई में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि का अनुमान, ये भी अनुमान है कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे पृथ्वी के अंदर डीप, आपका डेंसिटी बढ़ेगा, ये भी अनुमान है। उल्का से सामग्री, मटेरियल्स फॉर मीटियोर्स, ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा क्या फैक्ट है ये कि यूनिवर्स का जो भी मैटर मटेरियल बना है, उसी में से सन बना है, उसी में से प्लूटो बना है, उसी में से ग्रह बना है, प्लैनेट्स बना है, और भी उसी का है। तो मीटियोर भी है, उसी मटेरियल का पार्ट है। तो मीटियोर यानी उल्का पिंड जब धरती पे गिरता है तो हम लोग उसको अध्ययन करते हैं। अध्ययन के मतलब अनुमान लगाते हैं कि ऐसा पृथ्वी के अंदर भी होगा, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। यूज ऑफ ग्रेविटी एनोमली, गुरुत्वाकर्षण विसंगति का उपयोग। कहने का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पे कैसा है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पे कैसा है, तो इस पे भी हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो सारा जो है इसमें से कोई भी डायरेक्ट सोर्स नहीं है। तो सही ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर द एनर्जी इज रिलीज इन अर्थक्वेक, भूकंप में ऊर्जा कहां से निकलता है? जनरली अलोंग अ फॉल्ट, समानता भ्रंश के पास, बी फोकस, तीसरा एपिसेंटर या अधिकेंद्र। अब देखिए, हम लोग, आप ऐसा मान के चलिए कि हम लोग जो बैठे हैं, पृथ्वी के नीचे जो है बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेट, इसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट, और सब चट्टान जो है एक साथ आके किसी ना किसी रूप में फंस जाता है, जुड़ जाता है, और जब अंदर से कोई दबाव होता है तो चट्टान में दरार आ जाता है। मान लीजिए 2 लकड़ी है, 2 लकड़ी को आप किसी चीज से जोड़ दिए, साट दिए, लेकिन ऊपर से यदि दबाव पड़े या नीचे से दबाव पड़े तो लकड़ी में फिर से क्रैक आ सकता है। उसी तरह पृथ्वी का जो निचला भाग है जिसमें हम लोग खड़े हैं, एक बहुत बड़ा चट्टान, बोल्डर
बना है जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इंडिया का भी टेक्टोनिक प्लेट है। इंडिया का प्लेट तिब्बत के प्लेट से जुड़ता है, देखिएगा सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब ये प्लेट में भ्रंश होता है, प्लेट में जब क्रैक हो जाता है, तब आपका भूकंप होता है, अंदर से वेव्स निकलता है, तरंग निकलता है, इसलिए हम लोग झटका महसूस करते हैं। और जहां पे पृथ्वी के नीचे जहां पे क्रैक आता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस, पृथ्वी के अंदर। और ठीक पृथ्वी के ऊपर 90 डिग्री पे, सामान्यतः 90 डिग्री पे जो जहां पे फोकस के ठीक 90 डिग्री पे, फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी पे, वो है आपका एपी सेंटर। क्वेश्चन ये है कि वेयर द एनर्जी इज रिलीज इन अर्थक्वेक, भूकंप में ऊर्जा कहां से निकलती है? जब प्लेट में भ्रंश हो जाता है, क्रैक हो जाता है, वहीं से निकलती है, जनरली अलोंग अ फॉल्ट, सामान्यतः भ्रंश के पास, है ना। तो सही ऑप्शन है आपका C1 ओनली, सिर्फ जनरली अलोंग अ फॉल्ट, सामान्यतः भ्रंश के पास ही भूकंप पे ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द सोर्स ऑफ ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स, सभी प्राकृतिक भूकंपों का स्रोत कहां है? अब देखिए आपका जो ये है पोर्शन, सबसे ऊपर में है लिथोस्फीयर, और यहीं पे आपका भूकंप का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है लिथोस्फीयर, सभी प्राकृतिक भूकंपों का स्रोत लिथोस्फीयर है। द सोर्स ऑफ ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स इज योर लिथोस्फीयर। तो चलिए, यही है लिथोस्फीयर। इसी के साथ हमारा टेस्ट 9 सेक्शन ए कंप्लीट होता है। थैंक यू।